राजपूत ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे समाजशास्त्र, जो वास्तविक जिन्हें समाजशास्त्र का संस्थापक कहा जाता है, इमानुएल दुर्खिम को। प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कौंत के उत्तराधिकारी के रूप में किसे माना जाता है? इमानुएल दुर्खिम को माना जाता है। अगस्त कौंत समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। उनके प्रत्यक्षवाद के विचारकों को सामाजिक चिंतन की नई दिशा प्रदान की और दुर्खिम को फ्रांस में सामाजिक चिंतन को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। वस्तुतः समाजशास्त्र के जनक कौंत के उत्तराधिकारी माने जाने वाले फ्रांसीसी विद्वान दुर्खिम, जिनकी डेडलाइन क्या है 1858 से 1917, ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक धरातल पर दृढ़ करने में विशेष भूमिका निभाई। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने पर किसने बल दिया? ये दिया इमानुएल दुर्खिम ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमानुएल दुर्खिम के अनुसार सामाजिक संरचना व प्रकार के बीच अन्योन्य आश्रय संबंध है। सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक तथ्यों से होता है। प्रत्येक सामाजिक तथ्य का सामाजिक संरचना के लिए एक निश्चित प्रकार्य होता है। प्रकार्यों के आधार पर ही सामाजिक तथ्य एक दूसरे से मिलकर एक विशेष सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। प्राचीन सामाजिक संरचना में सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध मशीन के पुर्जे की भांति था, जिसे उन्होंने सहज एकता और यांत्रिक एकता कहा है। आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की है? तो ये व्याख्या की है दुर्खिम ने। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को दो प्रकार बताए, एक सामान्य और दूसरा व्याधिकीय। सामान्य सामाजिक तथ्यों वे तथ्य होते हैं जो सामाजिक जीवन को संगठित करते हैं, जबकि व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों में सामाजिक जीवन को विघटित करने वाले तथ्य आते हैं। आगे देखिए क्या है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने स्वयं को समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की? तो ये थे हमारे इमानुएल दुर्खिम। इमानुएल दुर्खिम ने पेरिस और फ्रांस में विभिन्न विद्यालयों में दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने प्रसिद्ध प्रायोगिक मनोचिकित्सक विलियम वुंट के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष जर्मनी में बिताए। उन्होंने बॉर्डियॉक्स विश्वविद्यालय में प्रोफेसरशिप प्राप्त की। उन्होंने समाजशास्त्र पर फ्रांस के विश्वविद्यालय में पहली शिक्षा प्रदान की। बाद में पेरिस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण की और वहीं पर अपने मृत्यु पर्यंत 1917 तक शिक्षा प्रदान की। आगे देखिए, यांत्रिक समय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये दुर्खिम ने प्रतिपादित किया। अपनी पहली पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्खिम ने समाज के आदिम से आधुनिक तक के विकास की प्रक्रिया के विश्लेषण की विधि को स्पष्ट किया। उन्होंने समाज का वर्गीकरण अपनी सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर किया, जो समाज में विद्यमान थी। उन्होंने तर्क दिया कि जहां आदिम समाज का संगठन यांत्रिक एकता पर आधारित था, वहीं आधुनिक समाज का आधार स्वाभाविक एकता पर आधारित है। यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है तथा यह कम जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है। यह विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबी समूह, जहां प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत एक जैसे क्रियाकलापों और प्रकारों में लिप्त होता है। चूँकि व्यक्तियों की एकता और आपसी बंधन समरूपता और व्यक्तित्व संबंधों पर आधारित होते हैं, इस प्रकार समाज किसी भी प्रकार की विषमता के प्रति सहिष्णु नहीं होते। समाज के किसी प्रकार के मानदंड की अवहेलना करने पर कठोर दंड दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में दमनकारी कानून पाए जाते हैं ताकि सामाजिक मान्यताओं को विचलित होने से रोका जा सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यक्ति और समाज आपस में जुड़े हुए होते थे। इसकी आशंका रहती है कि आचरण की मान्यताओं को भंग होने पर समाज क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। निम्नलिखित में किसने यांत्रिक और स्वाभाविक एकता में भेद किया है? तो ये भेद इमानुएल दुर्खिम ने किया है। यांत्रिक और स्वाभाविक एकता की विवेचना इमानुएल दुर्खिम। एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? तो ये इमानुएल दुर्खिम ने किया है। समाज ही वास्तविक देवता है। तो अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, पहले उन्होंने किस पुस्तक में ये दिया था? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इन्होंने यांत्रिक समय के सिद्धांत प्रतिपादित। अब यहाँ पर समाज ही वास्तविक देवता है, इसमें दुर्खिम ने एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति, प्रभाव आदि की विस्तृत विवेचना की। उसने
समाज को ही देवता माना और कहा कि धर्म सामूहिक चेतना का प्रतीक है। उसने लिखा कि आदिम मानव इतना बुद्धिमान नहीं था कि वह प्रकृति की अलौकिक घटनाओं का उसी रूप में समझ पाता जिस रूप में इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने समझा। धर्म कोई इतनी सरल वस्तु भी नहीं कि उसे प्रतिध्वनि, परछाई, स्वप्न व मृत्यु के अनुभवों के आधार पर ही समझा जा सके। धर्म वास्तविक आधार तो स्वयं समाज है और इसीलिए वह लिखता है कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है। द किंगडम ऑफ हेवन इज अ ग्लोरीफाइड सोसाइटी। धर्म समाज की अवहेलना नहीं कर सकता और वह तो समाज की प्रतिमा है, अतः वास्तविक देवता तो स्वयं समाज ही है। अब देखिए किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना, तो ये दुर्खिम ने माना। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, किसका है? उपयुक्त कथन में ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खिम और मैक्स वेबर। अब देखिए उपयुक्त कथन में किसी समाज से संबंधित नहीं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा में इसको हटा ही दिया गया है। ठीक है, ये हटा दिया गया है। आगे देखिए, निम्न में किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन के संबंध बताया है? तो ये बताया है इमानुएल दुर्खिम ने। दुर्खिम का मत था कि प्राचीन समाज में श्रम विभाजन स्पष्ट नहीं था और समाज सरल था। सामाजिक आवश्यकताएं भी कम थी। इससे समाज के अंगों के कार्य भी सम्मिलित थे। जैसे जनसंख्या और हमारी आवश्यकताएं बढ़ी वैसे वैसे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण भी आवश्यकता बढ़ने लगी और समाज के अंगों के बीच परस्पर निर्भरता भी बढ़ने लगी। आर्थिक संस्था मानते हुए समाज को श्रम विभाजन के प्रकारों को विश्लेषण किसने किया है? तो ये इमानुएल दुर्खिम ने किया है। श्रम विभाजन एक प्रकार के आर्थिक सहयोग है। इसकी उत्पत्ति समाज द्वारा निर्धारित होती है। इमानुएल दुर्खिम ने सामाजिक और इसे क्या कहा इन्होंने? इमानुएल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य कहते हैं। दुर्खिम ने आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किया। इसके लिए एकता समाज का नैतिक बल है तथा यह सहयोग और एक तरह के समाज के प्रकारों को समझने के लिए बुनियादी अवयव है। श्रम विभाजन समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। श्रम विभाजन एक ही समय में जहाँ प्रकृति के नियम है वहीं दूसरी ओर मनुष्य व्यवहार के नैतिक नियम भी। सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ये प्रस्तुत की दुर्खिम ने। समाज द्वारा उन मान्य विचारों, धारणाओं और भावनाओं और प्रतीकों को सामूहिक प्रतिनिधित्व की संज्ञा दी जाती है जो सामूहिक रूप से समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें समाज के सदस्य आदर की दृष्टि से देखते हैं। इनका निर्माण सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान या व्यक्तिगत चेतना के पारस्परिक प्रभावों के फलस्वरूप होता है। ये ही बाद में सामाजिक प्रतीकों के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये प्रतीक समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा मान्य होने के कारण सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले इन प्रतीकों को ही सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज सामूहिक प्रतिनिधान का एक श्रेष्ठ उदाहरण है जो समूह विशेष अर्थात किसी राष्ट्र की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी? दुर्खिम ने दी। सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो दुर्खिम थे। समाजीकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो दुर्खिम ने किया। आगे देख लेते हैं हम। किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत की? तो इमानुएल दुर्खिम ने करी। समाजशास्त्र में प्रकार की अवधारणा का प्रयोग 19वीं शताब्दी में ऑगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। उन्होंने मानव समाज और जैविकी सहयोग की कार्यप्रणाली में काफ़ी सदस्यता देखी, किंतु इसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में प्रयोग किए जाने का श्रेय किसको जाता है? इमानुएल दुर्खिम ने। और दुर्खिम ने सहयोगी सदस्यता का सहारा लेते हुए इस अवधारणा का प्रयोग स्पेंसर से भिन्न रूप में किया। किसने लिखा कि समाज स्वतः स्फूर्त है? सुई जेनेरिस, है ना। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, इमानुएल दुर्खिम। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की विशिष्टता को सुई जेनेरिस तथा स्वतः स्फूर्त
शब्द का प्रयोग किया। उनका अभिप्राय है कि सामाजिक तथ्य अपने नितांत स्वतंत्रता स्वरूप में विद्यमान रहते हैं या सामाजिक तथ्य समाज शास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु है। दुर्खिम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा दी है? तो अरुंटा जनजाति। दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया और उसके अनुसार टोटमवाद धर्म का अति प्राचीन रूप है। निम्नलिखित किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? तो ये हैं हमारे इमाइल दुर्खिम। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया? तो ये दिया वैज्ञानिक समाज की वैज्ञानिक समझ जिसे दुर्खिम विकसित करना चाहते थे वह नैतिक तथ्यों की मान्यता पर आधारित थी। उन्होंने लिखा कि नैतिक तथ्य अन्य तथ्यों की तरह घटित होते हैं। वे क्रिया के नियमों से बने होते हैं जो विशेष गुणों द्वारा पहचाने जाते हैं। उसका अवलोकन वर्णन वर्गीकरण किया जा सकता है। वे विशेष कानून द्वारा समझे जा सकते हैं। दुर्खिम के अनुसार नैतिक संहिताओं से सामाजिक परिस्थितियों को उत्पत्ति हो सकती है। उन्होंने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के समान बना दिया। उनके यह बृहत उद्देश्य समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक संकाय के रूप में स्थापित करने के बहुत निकट थे। दुर्खिम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है? तो ये सामाजिक संरचना। दुर्खिम के अनुसार मानव अभिकरण सामाजिक संरचना द्वारा निरुद्ध होता है। दुर्खिम को आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक और समाज वैज्ञानिक शब्दावली में दुनिया का पहला आधिकारिक समाजशास्त्री माना जाता है। धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों को एक नैतिक समुदाय है। क्या है ये? किसने कहा? धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, ये दुर्खिम ने कहा। चलिए इसको देखते हैं व्याख्या इसकी। दुर्खिम ने के अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और कर्मकांडों की एक संगठित व्यवस्था है। उन्होंने व्यक्तियों को एक एकल सामाजिक नैतिक समुदाय में बांधता है, इसका अनुसरण करते हैं। दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किसने किया? ये दुर्खिम ने किया। इमाइल दुर्खिम ने दो प्रकार के सामाजिक व्यवस्थाओं यथा यांत्रिक और स्वाभाविक के आधार पर दो प्रकार के कानूनों की चर्चा की, एक दमनकारी और दूसरा प्रतिकारी कानून। दमनकारी कानूनों में उद्देश्य सामूहिक चेतना तथा इच्छा के विरुद्ध समझे जाने वाले कार्यों को रोकना था। ये कानून अपराधी द्वारा की गई क्षतिपूर्ति के लिए नहीं होते थे, अपितु इनका निर्माण तो समाज में नैतिक संतुलन बनाए रखने और अपराधी को पुनः अपराध करने से रोकने और भयभीत करने के लिए होते थे। इस प्रकार के कानून हमें यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में देखने को मिलते हैं। प्रतिकारी कानून आधुनिक समाज की विशेषता है। इस प्रकार के कानूनों का मुख्य उद्देश्य अपराधी द्वारा की गई क्षतिपूर्ति करना है कि अपराधी जो अपराध कर देता है उसको उस अपराध के बदले दंड न देकर उससे क्षतिपूर्ति करी जाती है, अतः इस क्षतिपूर्ति कानून भी कहा जाता है। आधुनिक समाजों में अपराध के समस्त समाज के विरुद्ध कार्य को सामूहिक इच्छा का उल्लंघन न मानकर व्यक्ति के विरुद्ध कार्य माना जाता है, अतः अपराधी से क्षतिपूर्ति की आशा की जाती है ताकि सामूहिक इच्छा की पुनर्स्थापना हो सके। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक विधि का प्रकृति कैसी है? तो यह कैसी है? क्षतिपूरक है। निम्नलिखित में किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं के कारणों की व्याख्या की है? तो किसने की है? इमाइल दुर्खिम ने। आदर्श शून्यता या मानक शून्यता शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी में फ्रांस के प्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक सहभागिता के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए किया था। उनके अनुसार ऐसी दशाएं जो मानवों के विकास और सुख समृद्धि के लिए आवश्यक मानी जाती, उनका अभाव ही आदर्श शून्यता और मानक शून्यता की स्थिति का परिचायक है। यह माना जाता है कि मानवीय व्यवहार का नियंत्रण किन्हीं नियमों द्वारा होना चाहिए ताकि नियमों को सुचारू व्यवस्था का जन्म हो सके, व्यक्तियों को आपसी संबंध नैतिकता पर आधारित हों, जीवन में सुख प्राप्ति की स्पष्ट सीमाएं हों। ऐसी कोई स्थिति जो अस्पष्ट, टकराहटपूर्ण अथवा असमंजसकारी नियमाचारों को जन्म देती हो, जिसमें एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ नैतिक संबंध न हो, जहाँ जीवन के सुखों की प्राप्ति को कोई निर्धारित सीमाएं न हो। ये सभी स्थितियाँ आदर्श शून्यता और मानक शून्यता या एनोमी का द्योतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
किसने कहा कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है? तो ये दुर्खिम ने कहा। इमानुएल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में इस बात का उल्लेख किया कि प्रत्येक समाज में अपराध सामान्य घटना है और कुछ हद तक प्रत्येक समाज में पाए जाते हैं। धर्म के अध्ययन में समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया? इमानुएल दुर्खिम ने किया। इसके बारे में दुर्खिम क्या कहते हैं, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। इमानुएल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की उत्पत्ति के सभी विद्यमान सिद्धांतों को निरस्त कर दिया और उन्होंने धर्म के समाजशास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किया। दुर्खिम के अनुसार प्रत्येक धर्म में साधारण या लौकिक पवित्र और के रूप में वस्तुओं का विभाजन होता है। पवित्र वस्तुएं वे हैं जो विशेष श्रेष्ठ के रूप में संरक्षित और पृथक रखी जाती हैं। साधारणतः वस्तुएं निषिद्ध होती हैं और पवित्र से दूर रखी जाती हैं। इमानुएल दुर्खिम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में किस एक का वर्गीकरण प्रयोग किया है? तो पवित्र और लौकिक। धर्म के अध्ययन में पवित्र और अपवित्र की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो दुर्खिम ने किया है। किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया? तो इमानुएल दुर्खिम ने किया। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक सुसाइड में सर्वप्रथम आत्महत्याओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन कर प्रतिपादित किया कि आत्महत्याओं के प्रतिमानों का विश्लेषण मात्र व्यक्तिगत मनोविज्ञान के आधार पर नहीं किया जा सकता। आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, अतः इसके कारणों को सामाजिक तथ्यों में ही खोजना चाहिए। समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इमानुएल दुर्खिम ने प्रतिपादित किया। दुर्खिम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है सामाजिक कारणों से होती है। दुर्खिम ने निम्नलिखित में किसी आत्महत्या नहीं है? तो स्वाभाविक आत्महत्या नहीं है, अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी और विसंगतिजन ये आत्महत्या है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द सुसाइड में आत्महत्या की विवेचना आदर्श शून्यता, नैतिक मूल्यों में गिरावट, असंतोष, आवश्यकताओं और संसाधनों में असंतुलन, समाज में का नकारात्मक दबाव, सामाजिक विघटन के आधार पर करते हैं। उनका मत है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, इसीलिए इसके कारणों की खोज सामाजिक संरचना और संगठन में करनी चाहिए। उन्होंने आत्महत्या को समाज के नकारात्मक दबाव का फल माना। दुर्खिम ने 3 प्रकार की आत्महत्या बताई: अहमवादी, परार्थवादी और विसंगति जन या प्रतिमानहीनता। आत्महत्या समाज का नकारात्मक दबाव का फल है, किसने कहा? दुर्खिम ने कहा। किसने कहा ये? तो दुर्खिम ने। किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? तो इमानुएल दुर्खिम को माना जाता है। इमानुएल दुर्खिम पहले व्यावसायिक समाजशास्त्री थे। वह आधुनिक विश्वविद्यालय के अकादमिक क्षेत्र में व्यवस्थित समाजशास्त्र को स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने समाजशास्त्र का पहला अकादमिक जर्नल क्या है, ला एनी सोशियोलॉजिक्यू का संपादन किया। समाजशास्त्र में उन्हें व्यवस्थित अध्ययन पद्धति में विशेष योगदान देने के लिए उन्हें पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है।